Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स इसका हम 9th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। बच्चों याद करें जब मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने आपको ये चीज तब बताई थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों ये एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम जो है ये बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आपने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास के अंदर, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो एटम है, एटम आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, फिर वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। फिर जब बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो बच्चों वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनाली बनती है, ऑर्गेनाली के मिलने से सेल बनता है, जब बच्चों सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन बनता है, और जब काफी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि काफी सारे ऑर्गन से आपस में मिलने से बनता है। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यह है कि इसने फूड की डाइजेशन करनी है। फूड की डाइजेशन से क्या मुराद था ये भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता कर आया हूं, और उसके बाद हमने अलग अलग लेक्चर्स के अंदर बॉडी के किस किस पार्ट के अंदर किस तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है इसको हमने तफसील से डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टार्ट करना है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, जिसको बच्चों हम गट का नाम देते हैं, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी देते थे। और बच्चों इसी के साथ साथ जो है वो असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अब GIT बच्चों जो है ये एक सिंगल ट्यूब है, मसल से बनी हुई एक ट्यूब है, ठीक है। ना सिर्फ मसल से बनी हुई बल्कि इसके जो हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ स्टमक बल्कि जितनी भी GIT है बच्चों उसके अंदर जो है वो 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें सिरोजा, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा, ठीक है। तो वो जो 4 लेयर्स जो कि हमने स्टमक के अंदर पढ़ी थी वो सिर्फ स्टमक का पार्ट नहीं बल्कि सारी की सारी GIT का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से होता है। तो बच्चों GIT जो है वो कंटिन्यूस ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। इसके अंदर जो है वो ओरल कैविटी आता है, फारंक्स हलक को कहते हैं, इसको भी हमने पढ़ा, एसोफेगस को हमने पढ़ा, स्टमक को हमने पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने पढ़ा और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने स्टडी किया। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट था रेक्टम, रेक्टम जो है वो बॉडी से बाहर जिस ओपनिंग के जरिए जो है वो बाहर ओपन होता है उस ओपनिंग को जो है वो हम एनस का नाम देते हैं, ठीक है। एनस में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक स्मूथ मसल से बना होता है और एक स्केलेटल मसल से बना होता है। उनके आगे फंक्शन क्या होता है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तफसील से स्टडी कर चुके हैं। तो बस कुल मिलाकर जो GI ट्रैक है इसको हम गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर तफसील से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपके इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, हमने इसको स्टडी करना है। बच्चों असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। बच्चों ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका डायरेक्ट डाइजेशन के अंदर रोल नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली डाइजेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जिनका डायरेक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका डायरेक्ट जो है वो डाइजेशन में कोई किरदार नहीं है, अलबत्ता इनका इनडायरेक्टली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर आप यहाँ पे ले लें स्लाइवरी ग्लैंड्स, तो बच्चों की जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये खुद डाइजेशन नहीं करते। स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ऐसा नहीं है फूड स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर गई है और स्लाइवरी ग्लैंड ने जो है वो डाइजेशन स्टार्ट कर दिया, बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों? माउथ के अंदर स्लाइवा रिलीज करवाते हैं। क्या रिलीज करवाते हैं स्टूडेंट्स? स्लाइवा रिलीज करते हैं। फिर बच्चों ये जो स्लाइवा है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है इंजाइम होता है जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज का नाम देते हैं, और फिर वो जो इंजाइम है वो आगे ओरल कैविटी के अंदर फिर बच्चों स्टार्च की और ग्लाइकोजन की जो है वो डाइजेशन करता है, ठीक है। तो बच्चों अब स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्ट डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करते बल्कि इनका इनडायरेक्ट रोल होता है। इसी तरह बच्चों लिवर, लिवर भी ऐसा नहीं है कि खुद जो है वो बराह रास्त जाके डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। जिस तरह स्टमक है ना, स्टमक तो डायरेक्टली डाइजेशन करता है, उसके अंदर जो जो मसल्स हैं, मस्कुलरिस के अंदर स्मूथ मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, वो तो डायरेक्ट मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है और केमिकल डाइजेशन भी करता है, ठीक है। इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी डायरेक्ट डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है।
बच्चों लेकिन जो लिवर है ये डायरेक्ट डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बच्चों एक सेक्रीशन बनाते हैं, इसे हम बाइल कहते हैं। फिर बच्चों ये बाइल को बनाकर इसके पास एक थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं, उस थैली के अंदर स्टोर कर देता है। फिर बच्चों जैसे ही खुराक मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होती है तो उस गॉल ब्लैडर से उस बाइल को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जिसको हम ड्यूोडेनम का नाम देते हैं वहां पे रिलीज करवा दिया जाता है। इसके बाद बच्चों एक और असिस्टेड डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। ठीक है, इसको उर्दू में हम जो है वो लबलबा भी कहते हैं। बच्चों पेनक्रियाज जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके जरिए बच्चों? पेनक्रियाज भी डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करता बल्कि ये अपने एक जूस रिलीज करता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। वो पेनक्रियाटिक जूस बच्चों आगे जाकर, ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस जो है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की डाइजेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा भी देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें माउथ से एक सिंगल ट्यूब जो है स्टार्ट हो रही है और बच्चों यहाँ पे एनएस तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे का सारा जो है वो जीआईटी ट्रैक है, कंटिन्यूस ट्यूब है। माउथ से जो है वो आगे स्टमक आ जाता है, स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन और फिर यहाँ पे एनस। और यहाँ पे आप देखें बच्चों, यहाँ पे माउथ के अंदर जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं बच्चों। 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। उनके नाम क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है बच्चों, ये हम जो है वो जब हमने पहला लेक्चर डाइजेशन या ओरल कैविटी पढ़ा था उसमें मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, तो आपने इसको जहन में रखना है। और आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हमारा मेन फोकस जो है वो लिवर और पेनक्रियास पर होगा। ठीक है, हम जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपने इस बात को नहीं भूलना कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये भी असिस्टेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे देखें ये लिवर है, लिवर के पास एक छोटी सी थाली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर बाइल स्टोर होती है। उसके बाद बच्चों ये जो आपको पेनक्रियाज नजर आ रहा है बच्चों, पेनक्रियाज जो है ये मैदे के पीछे स्टमक के बैक साइड पर मौजूद होता है। ठीक है, आपको डायग्राम में इसके नीचे इस वजह से जो है वो प्रोमिनेंट किया गया ताकि आपको नजर आए, क्योंकि इसके पीछे जो है अगर वो छुप जाता तो डायग्राम में आपको नजर नहीं आना था, इसी वजह से आपको यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन ये जो पेनक्रियाज है ये स्टमक के बैक साइड पर मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, असिस्टेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं मैंने आपके लिए फिर एक लिस्ट बना दी है। लिवर और गॉल ब्लैडर। बच्चों गॉल ब्लैडर को हम हमेशा लिवर के साथ ही लिखते हैं क्योंकि अलग से कोई जो है वो ऑर्गन नहीं है बल्कि लिवर का ही एक हिस्सा है, तो इसी वजह से हम इसको लिवर के साथ ही लिखते हैं, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। इसके बाद बच्चों पेनक्रियास और जो थर्ड है ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लाइवरी ग्लैंड्स को जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसको हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी के अंदर तफसील से स्टडी कर चुके हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि हम लिवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को हमने पहले पढ़ा नहीं है, हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा तो वहां पे मैंने आपको लिवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के हवाले से भी बातें बताई थी, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर इनकी जो है वो मजीद थोड़ी सी डिटेल जो है वो गिवन है, तो हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों हम सबसे पहले जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है वो फर्स्ट असिस्टेड डाइजेस्टिव जो है ऑर्गन है। बच्चों यहाँ पे देखें ये स्लाइड में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी दिखा कर आया था। लिवर का बच्चों फंक्शन क्या होता है? लिवर का जो फंक्शन है वो ये है कि इसने बाइल की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू आ जाए विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, द आंसर इज लिवर। लिवर जो है वो बाइल की प्रोडक्शन करवाता है। और विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल, तो आपका आंसर क्या होगा? गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बच्चों जो लिवर है ये बाइल की प्रोडक्शन करता है और लिवर के पास जो है वो एक थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर बाइल की स्टोरेज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है ह्यूमंस के अंदर जो बाइल है वो लिवर में बनता है, जबकि उसकी जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। अब बच्चों यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो लिवर का टॉपिक है बच्चों, इसके मैंने 3 हेडिंग्स बना दी हैं जिसमें रोल ऑफ लिवर है, फिर रोल ऑफ बाइल और फिर रोल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये 3 हेडिंग्स बन गई हैं बच्चों। आप लोग जो है वो बुक से लाइंस को देख के आप यही हेडिंग्स जो है इनको बना लें। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि लिवर जो है ये बाइल रिलीज करता है और बाइल का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये हम 12 मरतबा पढ़ चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले बाइल का फंक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे देखें बाइल जो है ये क्या करता है? इमल्सिफाइज फैट्स। बच्चों इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ा जाता है। अब बच्चों इमल्सिफिकेशन क्या होती है इसको जो है मैं आपको तफसील से स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक में जब मैंने आपको बाइल पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको तफसील से बता दिया था। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दी थी, मैं आप दोबारा आपको देने लगा हूँ कि आप जो है वो एक बोतल लें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो आप 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल डाल दें। और वो जो ऑयल है वो क्या करेगा? वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाएगा और उसकी एक मुकम्मल तय होगी।
आप उसका ढक्कन बंद करें, उसको जोर जोर से हिलाएं। अब बच्चों ऑयल की एक पूरी तय जो है आप देखेंगे, जब आप उसको जोर से हिलाएंगे तो वो पूरी तय जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाएगी। और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी के साथ जो है वो मिक्स होने की कोशिश करेंगे, लेकिन होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पानी बच्चों क्या है, पानी जो है वो पोलर है, जबकि वो जो फैट्स हैं वो नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोफोबिक एक्सट्रूजन के जरिए थोड़ी देर बाद वो दोबारा से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो दोबारा से मिलकर ऑयल की एक ऊपर तय दोबारा से बना देंगे। तो बच्चों जब आपने उसको हिलाया तो ऑयल की पूरी तय का छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाना, बच्चों इस प्रोसेस को जो है वो हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों होता यह है कि जो फैट्स हैं इनको तोड़ने के लिए जो इंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिव साइट पर अटैच करवाने के लिए हमें ऑयल के छोटे ड्रॉपलेट्स चाहिए, छोटे छोटे जो है वो टुकड़े चाहिए। लेकिन अब ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो तो अवेलेबल नहीं होते। ऑयल जो है वो आमतौर पर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल की शक्ल में जो है वो अवेलेबल होता है। तो बस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए जो है वो क्या रिलीज किया जाता है, वो रिलीज किया जाता है बाइल। बाइल जो है वो फिर फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, जो फैट्स हैं उनके बड़े बड़े हिस्सों को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है। और इसका फायदा क्या होता है, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो इंजाइम्स के एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करते हैं और फिर उनकी फर्दर जो है वो डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो बायल बच्चों फैट्स की एमल्सिफिकेशन करवाते हैं, मेकिंग देम इजियर टू डाइजेस्ट। और इससे होता क्या है, उनका जो डाइजेस्ट होना है, डाइजेस्ट का मतलब ये है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स के अंदर टूटना, सादा जज़ब होने वाले अज्जा के अंदर उनका जो टूटना है ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बाइल का जो है वो रोल है। बच्चों बाइल होता क्या है, मैंने आपको जो है जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि बाइल के अंदर बच्चों जो है वो वाटर मौजूद होता है। ठीक है, वाटर के साथ साथ बच्चों इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ बच्चों इसके अंदर जो है वो कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का बच्चों वो कुल 120 दिन या फिर 4 माह का होता है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। अब जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो वो जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, लिवर उसको क्या करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, उसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में पिगमेंट्स बनते हैं, उनको जो लिवर है वो बाइल में डाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाटर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कुछ पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हैं ये बाइल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स का कलर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फिजिक्स का कलर है वो असल में बाइल में मौजूद इन्हीं पिगमेंट्स के आगे ब्रेक डाउन होने की वजह से होता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो ज़हन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब रोल ऑफ लिवर की तरफ आ जाते हैं। तो लिवर जो है बच्चों वो एक वाइटल रोल है, अहम किरदार अदा करते हैं डाइजेशन, डाइजेशन में बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, बाइल को प्रोड्यूस कर कर। ठीक है, विच इज असेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। और जो बाइल है बच्चों ये फैट की डाइजेशन के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चों ध्यान रखें बाइल के अंदर जो है वो सॉल्ट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स की भी एक अच्छी अमाउंट होती है। और यहाँ पे आपने एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि बाइल के अंदर जो है वो कोई इंजाइम्स मौजूद नहीं होते। बाइल जो है बच्चों इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। वाटर, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट्स और सॉल्ट्स जो हैं इनकी एक अच्छी मिकदार जो है वो मौजूद होती है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करवाती है। लिवर आल्सो प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को पढ़ा था, ठीक है, तो फैट की जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए हुई थी, जबकि अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हुई थी। तो बच्चों अब जब ये दोनों जो है बच्चों, जब आपने देखा होगा कि जब सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो रही थी तो बच्चों कैपिलरीज के अंदर गई थी, कैपिलरी से आगे बच्चों हेपाटिक पोर्टल वेन में गई और हेपाटिक पोर्टल वेन से आगे वो लिवर के पास आई। तब मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था कि लिवर जो है बच्चों वो क्या करता है, वो इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है और उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बना देता है। ठीक है, और प्रोटीन्स को जो है वो ब्लड में रिलीज कर देता है जितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, और जितनी क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज चाहिए होती है उस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स जो है, अब बच्चे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, वही सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स। सिर्फ इसमें दो चीजें नहीं आती, और भी काफी सारे विटामिन इसके अंदर आते हैं, काफी सारे मिनरल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दो चीजों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि दो चीजें जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि लिवर जो है वो किस तरह से जो छोटी आंत है उससे जज़ब होने वाले मिनरल्स को आगे प्रोसेस करता है, उसको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, बच्चों लिवर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, इट डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। बच्चों लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन से यहाँ पे अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करवाऊं
तो बच्चों जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। तो अब बच्चों लिवर के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम जो भी बच्चों मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी फूड है उसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक चीज मौजूद है तो लिवर जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बच्चों लिवर जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद बच्चे ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन को कैसे स्टोर करेगा बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज आएगी उस ग्लूकोज को बच्चों वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को स्टोर करके अपने पास रख लेगा। ठीक है, और बच्चों जब दोबारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो जो उसने ग्लाइकोजन स्टोर की हुई है उसको वो जो है वो तोड़ेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को बॉडी में रिलीज करेगा ताकि बॉडी उस ग्लूकोज को जो है वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो बच्चे लिवर के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक जो है वो चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद बच्चों गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है, यहाँ पे इसको समझ लेना। गॉल ब्लैडर जो है बच्चों की स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट्स बाइल। बच्चों कंसंट्रेट्स बाइल का क्या मतलब है इसको समझे। मैंने आपको बताया कि बाइल के अंदर जो है बच्चों वो वाटर, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट्स और सॉल्ट्स वगैरह जो है मौजूद होते हैं। अब जो होता ही है कि जब लिवर जो है वो बाइल को बना देता है, इन तमाम चीजें बाइल के अंदर मौजूद हैं, जब बाइल को बना दिया जाता है तो बच्चों लिवर जो है वो इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल को स्टोर कर देता है। अब बच्चों अब उस बाइल के अंदर जो वाटर मौजूद होता है, गॉल ब्लैडर की दीवारें उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब बच्चों जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके अंदर मौजूद बाइल जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ऐसी है ना, कोई भी चीज गाढ़ी कब होती है, जब उसके अंदर जो है वो पानी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर दो काम करता है, एक बाइल की वो स्टोरेज करता है, दूसरा बाइल की कंसंट्रेशन करता है, उसको गाढ़ा बनाता है। ठीक है, गाढ़ा कैसे बनाएगा मैंने आपको बता दिया कि बाइल के अंदर जो वाटर है उसको गॉल ब्लैडर की दीवारें जो है वो अब्सॉर्ब कर लेंगी। तो गॉल ब्लैडर बच्चों स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को, प्रोड्यूस बाय द लिवर, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। When food enters the small intestine, बच्चों जब यहाँ से अगर आप डायग्राम में देखें तो मैंने आपके लिए सारा डायग्राम भी रखी हुई है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों फूड जो है वो दाखिल होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में, स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर जब खुराक दाखिल होता है तो बच्चों जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करता है बच्चों, ये बाइल रिलीज करता है थ्रू द बाइल डक्ट। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों जो आपको नाली नजर आ रही है इसको हम बाइल डक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों इसके जरिए जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो बाइल है बच्चों इसको ड्यूडिनम के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें आपको हल्का सा नजर आ रहा है, पीछे से नाली जा रही है यहाँ पर। और बच्चों ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बच्चों मैंने आपको बताया कि जो स्टमक जो है इसके पीछे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक के पीछे पेनक्रियाज मौजूद है। पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो है बच्चों उसको ये जो आपको नाली नजर आ रही है इसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है बच्चों वो इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है और दोनों फिर अपनी सेक्रेशन को इकट्ठे जो है वो ड्यूडिनम में रिलीज कर देते हैं। इस बात को जो है हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब वैसे यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें गॉल स्टोन्स का जिक्र है। बच्चों गॉल स्टोन्स क्या होते हैं? अब बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो गॉल ब्लैडर है बच्चों वो क्या करता है, वो बाइल की जो है वो कंसंट्रेशन करवाता है। लेकिन बच्चों बाज औकात जब किसी भी वजह से अगर बाइल की रिलीज जो है वो बंद हो जाए, बाइल जो है अगर वो रिलीज ना हो, कहाँ पे रिलीज ना हो बच्चों, ड्यूडिनम के अंदर रिलीज ना हो, या बाइल जो है उसकी एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो जाए, तो बाइल की कंसंट्रेशन के नतीजा में बच्चों जो बाइल है उसके नतीजा में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम गॉल स्टोन्स का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं गॉल स्टोन्स का। तो यहाँ पे देखें कोलेस्ट्रॉल सेक्रेटेड बाय द लिवर में प्रेसिपिटेट्स इन द गॉल ब्लैडर। बच्चों जो लिवर है ये कोलेस्ट्रॉल को खारिज करता है, कोलेस्ट्रॉल को सेक्रेट करता है। और बच्चों को जो कोलेस्ट्रॉल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बच्चों वो इकट्ठा होकर वो एक सॉलिड फॉर्म की शक्ल में आ सकता है। ठीक है, जब वो सॉलिड फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा तो क्या बना देगा, वो गॉल स्टोन्स बना देगा विच में ब्लॉक रिलीज ऑफ बाइल, जो कि बाइल के रिलीज को बच्चों क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखें गॉल स्टोन्स बन रहे हैं। तो गॉल स्टोन्स बच्चों यहाँ पे फर्ज करें इन्होंने कॉमन बाइल डक्ट को यहाँ पे आके बंद कर दिया तो बाइल यहाँ पे आके रिलीज नहीं होगी, तो फैट की अच्छी डाइजेशन भी नहीं हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। गॉल स्टोन्स क्या होते हैं बच्चों, गॉल स्टोन्स जो हैं वो बाइल की कंसंट्रेशन के नतीजा में बनते हैं। बाइल की कंसंट्रेशन कैसे होती है, जब कोलेस्ट्रोल ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाइल के अंदर आ जाता है। और वो ज्यादा कैसे आता है, लिवर का फंक्शन ये है कि उसने कोलेस्ट्रोल की प्रोडक्शन भी करनी है। तो लिवर जब कोलेस्ट्रोल को खारिज करता है और वो ज्यादा कोलेस्ट्रोल जो है वो बाइल के अंदर जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, बाइल के अंदर जमा होकर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसके नतीजा में गॉल स्टोन्स बनते हैं जो कि बच्चों आगे बाइल के रिलीज को भी इनहिबिट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। बच्चों हमारे पास जो दूसरा असिस्टेड डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारे पास पेनक्रियाज है। तो बच्चों पेनक्रियाज के हवाले से मैं आपको बता दिया मैंने, जैसे कि पेनक्रियाज जो है बच्चों ये स्टमक के बैक साइड पर मौजूद होता है। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे ये स्टमक है वो स्टमक के बच्चों आगे ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपको जो सी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, इसी के साथ जो है ये पेनक्रियाज पड़ा होता है। बच्चों ये पेनक्रियाज जो है इसका ये हिस्सा जो है इसको हम इसका हेड कहते हैं, इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे एक ऑर्गन मौजूद होता है, इसको हम पेनक्रियाज का नाम देते हैं। तो आपने इसकी शेप जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रख लेना बच्चों। अगर आपको पेनक्रियाज जो है वो ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो आप लोगों ने इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पेनक्रियाज का होता है। इसको उर्दू में लबलबा हम कहते हैं। अब बच्चों इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसको हम जो है वो देखते हैं। बच्चों लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज देखें, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है पेनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड, एक बड़ा ग्लैंड होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, वाकई में एक बड़ा ग्लैंड है। सिचुएटेड जो कि मौजूद होता है जस्ट वेंट्रल टू स्टमक। अब बच्चों जो लफ्ज है ना वेंट्रल, वेंट्रल हम इस्तेमाल करते हैं फ्रंट के लिए, आगे के लिए। मिसाल के तौर पर बच्चों मेरे पास ये हैंड है, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि ये वाला जो मेरा हैंड है ना, ये वाला जो मेरा हैंड है, ये जिस हैंड में मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है इसके वेंट्रल साइड पर, इसके आगे की तरफ है। और बच्चों अगर ये वाला हैंड जो है इस पेंसिल वाले हैंड के पीछे है तो मैं कहूंगा ये मेरा हैंड जो है ये डोर्सल साइड पर है, ठीक है। तो वेंट्रल का मतलब बच्चों आगे की तरफ होता है और डोर्सल का मतलब बच्चों पीछे की तरफ होता है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियाज है ये स्टमक के आगे की तरफ नहीं बल्कि स्टमक के पीछे की तरफ होता है। अगर हम यहां से इसको रीड करें, पेनक्रियाज जो एक बड़ा ग्लैंड है जो कि स्टमक के बिल्कुल आगे की तरफ मौजूद होता है बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं होगी। और बच्चों ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है मैंने आप लोगों के लिए साथ जो है वो एक प्रूफ के तौर पर जो गूगल की एक स्टेटमेंट भी लगाई हुई है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, कि शायद किसी सेंस में हम इसको ठीक कह सकते हो, लेकिन उसने बड़ा वाज़ह कहा कि जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी के लिए। क्यों इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे देखें उसने साथ लॉजिक भी दी है। ह्यूमंस के अंदर जो पेनक्रियाज है ये स्टमक के पीछे मौजूद होता है, जिसका मतलब ये है कि पेनक्रियाज जो है वो स्टमक के वेंट्रल साइड पर नहीं बल्कि डोर्सल साइड पर मौजूद होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में बच्चा ऐसे लिखा हुआ है तो आपने ऐसे याद करना है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को आपने ठीक करना है कि जो पेनक्रियाज है वो स्टमक के वेंट्रल साइड पर नहीं बल्कि डोर्सल साइड, डोर्सल मतलब बैक साइड पर मौजूद होता है। ये दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक वेंट्रल और एक डोर्सल। वेंट्रल का मतलब आगे की तरफ, डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ, ठीक है। तो अभी आप इस तरह से जो है उसको जहन में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिचुएटेड जस्ट वेंट्रल टू द स्टमक, जबकि ऐसा नहीं है, सिचुएटेड जस्ट डोर्सल टू द स्टमक, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट को भी जो है वो जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें पेनक्रियाज के जो पोर्शंस हैं, पेनक्रियाज के दो इंपॉर्टेंट दो मेजर पोर्शंस हैं, एक इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है और एक इसका एंडोक्राइन पोर्शन है। बच्चों एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन में क्या फर्क होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन बच्चों किसी भी ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या है बच्चों, एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि अपनी सेक्रीशन को एक नाली के जरिए, एक ट्यूब के जरिए खारिज करे, ठीक है, उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और एंडोक्राइन में क्या होता है बच्चों, जो कोई भी ग्लैंड है वो अपनी सेक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है बगैर किसी ट्यूब के। वो किसी ट्यूब के जरिए जो है वो अपनी सेक्रीशन को रिलीज नहीं करता बल्कि डायरेक्ट अपनी सेक्रीशन को ब्लड में डाल देता है। अब बच्चों जिस तरह से आप मिसाल लें स्वेट ग्लैंड्स की, अब मेरी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। अब बच्चों एक स्वेट ग्लैंड जो है उसकी ओपनिंग छोटी सी बाहर की तरफ ओपन है। अब जब वो पसीना खारिज करेगा तो उसी ओपनिंग के जरिए जो है वो पसीना बाहर आएगा। ऐसे नहीं है कि इस स्वेट ग्लैंड का जो पसीना है वो इस हाथ में जो है वो अचानक से अपीयर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये क्या है बच्चों, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्या है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसी तरह बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है लिवर जो है बच्चों, लिवर जो है, लिवर जिसमें ये जो है बाइल की प्रोडक्शन करता है, ये एक एक्सोक्राइनस का फंक्शन है। इसी तरह बच्चों पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। तो हम जो कि पेनक्रियाज को पढ़ रहे हैं, वैसे पेनक्रियाज के जो है वो एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है। इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि 95% जो है पेनक्रियाज वो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जबकि बहुत छोटा हिस्सा 5% हिस्सा जो है बच्चों वो उसका एंडोक्राइन है, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे देखें इसी वजह से लिखा हुआ है एक्सोक्राइन डक्टेड पोर्शन। डक्टेड का मतलब नाली वाला पोर्शन, नाली वाला मतलब ऐसा पोर्शन जो कि अपनी सेक्रेशन को एक नाली के जरिए खारिज करता है, उसको हम एक्सोक्राइन पोर्शन या फिर डक्टेड पोर्शन का नाम देते हैं। डक्ट जो है इसे भी नाली को कहते हैं। डक्ट किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी नाली को हम डक्ट कहते हैं। तो एक्सोक्राइन या डक्टेड पोर्शन सेक्रेट्स इट्स सेक्रेशन, ये अपनी सेक्रेशन को जो है वो खारिज करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। किस में खारिज करता है? पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर खारिज करता है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आप देखें कि जो उसका एंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है, इसको डक्टलेस पोर्शन लिखा हुआ है। डक्टलेस मतलब ये बगैर किसी नाली के अपनी सेक्रेशन को रिलीज करता है। तो एंडोक्राइन डक्टलेस पोर्शन जो है पेनक्रियास का, ये सेक्रेट्स इट्स सेक्रेशन, ये अपनी सेक्रेशन को खारिज करता है। और इसकी सेक्रेशन बच्चों क्या है? दो हार्मोन्स हैं, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। अब बच्चों इनकी तफसील जो है पेनक्रियास के एंडोक्राइन पोर्शन की जो डिटेल है हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। जब हम हार्मोन्स की डिटेल पढ़ेंगे ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम तफसील से स्टडी करेंगे सेकंड ईयर के अंदर, तो वहां पे बच्चों हम दोनों हार्मोन्स जो हैं वो पेनक्रियास के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं आपने पढ़ा होगा। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम भी देते हैं, याद है? आप अपने मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो पढ़ा होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बच्चों इसकी जो डिटेल है इसको हम जो है वो सेकंड ईयर के अंदर दोबारा से स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ आप जो है वो इतना याद रखें कि जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है, ये अपनी सेक्रेशन को जो है वो बगैर किसी नाली के डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। किस तरह से डालते हैं बच्चों? सबसे पहले उसने सेक्रेशन लिखी हुई है पेनक्रियास की जो एंडोक्राइन सेक्रेशन है, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन आते हैं। अब बच्चों जो दो हार्मोन्स हैं इनको जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल से बाहर, बच्चों फर्ज करें कि ये सेल्स हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन बना रहे हैं, अब ये जब इसको अपने से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे एक सेल्स के लिए यहाँ पे पड़ी हुई है। अब बच्चों अब इन सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। तो ये जो सेल्स हैं इनको बाहर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गए। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बच्चों जहां पे इनको करीब कोई खून की नाली बारीक, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी जो है वो बारीक खून की नालियां होती हैं, जहां पे उनको वो बारीक खून की नाली मिल जाएगी वहां पे ये उस खून की नाली के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उस खून की नाली से बच्चों दिल के पास और दिल से फिर सारे जिस्म में जाएंगे और जहां पे उनका टारगेट होगा वहां पे जाके वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर फ्लूइड जो है उसमें रिलीज किया जाता है फ्रॉम वेयर, जहां से वो दे डिफ्यूज इनटू द नियर बाय कैपिलरीज, जहां पे वो करीब पड़ी खून की बारीक नालियां जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं उनमें डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब ये है कि उनकी दीवारों को क्रॉस कर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। ये आपको जो है ये नजर आ रहा है कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। और बच्चों मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम में जो आपको सी शेप पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है वो पेनक्रियास का हेड पड़ा होता है और ये पेनक्रियास की बॉडी है और ये पेनक्रियास का टेल है। अब बच्चों पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है जब वो पेनक्रियाटिक जूस को बना लेता है तो उस पेनक्रियाटिक जूस को बनाने के बाद बच्चों वो इस नाली के अंदर डाल देता है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। फिर बच्चों जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये आगे गॉल ब्लैडर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है और फिर बच्चों मिलकर ये दोनों अपनी सेक्रेशन को ड्यूडेनम के अंदर इकट्ठे रिलीज करते हैं, ठीक है। और जिस सुराख के जरिए रिलीज किया जाता है इसे मेजर ड्यूडेनल पेपिला कहा जाता है, ठीक है। और इसको जिस स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल किया जाता है उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। लेकिन बच्चों ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपने इस हवाले से याद भी नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको मेजर ड्यूडेनल पेपिला और यहाँ पे जो स्फिंक्टर मौजूद होता है इसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। जाहिर सी बात है जब पीछे से सेक्रेशन आएगी तो वो स्फिंक्टर खुल जाएगा, वो सेक्रेशन ड्यूडेनम में आ जाएगी और फिर दोबारा से वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ताकि ड्यूडेनम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा से इन नालियों के अंदर ना जा सकें, ठीक है। अब बच्चों पेनक्रियाटिक जूस के हवाले से यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं इनको देख लेते हैं। बच्चों वो कहते हैं द पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइंस विद कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड एंटर्स द ड्यूडेनम। ये बात बच्चों मैंने आपको डायग्राम में दिखा दी है कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो लिवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है और बच्चों मिलकर जो है वो अपनी सेक्रेशन को ड्यूडेनम में रिलीज कर देती है। बच्चों ये क्यों कह रहा है कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो लिवर से आ रही है, जबकि मैंने आपको बताया गॉल ब्लैडर से आती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि गॉल ब्लैडर जो है वो असल में लिवर ही का पार्ट है, वो कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, वो लिवर का ही हिस्सा है, ठीक है। इसी वजह से उसने यहाँ पे जो है वो लफ्ज लिवर इस्तेमाल किया हुआ है कि जो लिवर से कॉमन बाइल डक्ट आती है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ड्यूडेनम में दाखिल होती है। अब बच्चों वो जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर इंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए और बच्चों तकरीबन तमाम फूड के अंदर जो ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सबके डाइजेशन के लिए उसके पास इंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब जो उसके मेजर इंजाइम्स कौन कौन से यहाँ पे देखें, इट्स मेजर इंजाइम्स इंक्लूड ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेजेस, अमाइलेजेस एंड न्यूक्लियसेस। बच्चों इनके फंक्शंस जो हैं वो हम जब हमने पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था वहां पे मैं आपको तफसील से पढ़ा चुका हूं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस के हवाले से वो स्लाइड जो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ाई थी। बच्चों इसकी जो पीएच है वो आप दोबारा से रिवाइज कर लें, इसकी पीएच 8 होती है
ठीक है, और इसके अंदर बाइकार्बोनेट जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टमक से आने वाली एसिडिक फूड है उसकी न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हमने पहले पढ़ी थी वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज था, ट्रिप्सिनोजन था, जिसको बाद में जो है एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, उसके जरिए ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता था। फिर काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस। तो बच्चों ये जो एंजाइम्स है तकरीबन तमाम ग्रुप ऑफ फूड्स की डाइजेशन कर देते हैं। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ पेनक्रियाज एंड लिवर। पेनक्रियाज और लिवर की बच्चों सेक्रेशंस, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से जो है हार्मोन्स अवेलेबल हैं। बच्चों दो हार्मोन्स हैं, एक है सिक्रेटिन और एक है कोलिसिस्टोकाइनिन। हम दोनों के रोल को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों ये जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपसे पूछेगा कि सेक्रेटिन का रिलीज कैसे होती है, और जो दूसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम सीसी के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी रिलीज कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली दो लाइंस हैं आप इनको जो है वो सिंपल रीड कर सकते हैं। वो कहता है वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशंस थ्रू नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। बच्चों अब ये देखें कोऑर्डिनेशन ही है ना, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम करवाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम वो कहता है कि हमने स्टडी किया कि जो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस हैं, गैस्ट्रिक सेक्रेशन मतलब जो स्टमक और इसके अलावा बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होने वाली सेक्रेशंस हैं बच्चों, इनको भी नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अब द रिलीज ऑफ सेक्रेशंस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लिवर, अब बच्चों पैनक्रियाज और लिवर से जो निकलने वाली जो सेक्रेशंस हैं बच्चों, उसको भी हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दो हार्मोन्स हैं, सबसे पहले हम सेक्रेटिन का जिक्र करते हैं। सेक्रेटिन क्या है बच्चों, ये एक हार्मोन है, निकलता कहां से है, ड्यूडिनम से। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों, व्हेन काइम एंटर्स ड्यूडिनम फ्रॉम स्टमक, बच्चों जब स्टमक से, मैदे से जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडिनम में दाखिल होती है, तो इट्स एसिडिटी। अब बच्चों यहाँ पे देखें एसिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अंडरलाइन करना है बुक के ऊपर। एसिडिटी जो है किसकी एसिडिटी बच्चों, उस काइम की। काइम क्या है बच्चों, वो लिक्विड जो कि डाइजेशन के बाद स्टमक के अंदर बना था, ठीक है, जिसकी एसिडिक नेचर था, वो जो उस लिक्विड को हम काइम का नाम देते हैं। जब वो जो एसिडिक काइम है वो स्टमक से निकलकर ड्यूडिनम में आता है, तो उसकी जो एसिडिक नेचर है वो ड्यूडिनल वॉल्स, ड्यूडिनम की दीवारों को मुतहर्रिक करती है कि वो क्या करे, वो रिलीज करे एक हार्मोन जिसका नाम है सेक्रेटिन। तो हार्मोन की रिलीज बच्चों कहां से होती है, ड्यूडिनम की दीवारों से। और इसके लिए स्टिमुलस क्या है, ये रिलीज कब होता है, एसिडिटी की वजह से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है स्टिमुलस ऑफ सेक्रेटिन इज एसिडिटी ऑफ काइम। स्टिमुलस जो है सेक्रेटिन का क्या है, वो काइम की एसिडिटी है। ठीक है, और बच्चों फिर ये जो सेक्रेटिन है ये क्या करता है बच्चों, ये जो है वो बाइल के रिलीज भी करवाता है और पैनक्रियाटिक जूस को भी रिलीज करवाता है। इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दोनों हार्मोन्स का इकट्ठा फंक्शन लिखा हुआ है। बच्चों हम सबसे पहले जो है वो कोलिसिस्टोकाइनिन को भी देख लेते हैं। बच्चों आपको पेपर में सीसीके के नाम से पूछा जा सकता है। सीसीके से क्या मुराद है, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली इसी तरह से द पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कर लें। अभी जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स और फैट्स से क्या मुराद है, जुजवी तौर पर हजम शुदा प्रोटीन्स और फैट्स बच्चों ये स्टिमुलस का काम करते हैं। किसके लिए स्टिमुलस का काम करते हैं, सीसीके के लिए, कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। जब बच्चों काइम के अंदर जुजवी तौर पर हजम शुदा प्रोटीन्स और फैट्स मौजूद होते हैं, तो ये जुजवी शुदा प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं बच्चों ये ड्यूडिनम की दीवारों को मुतहर्रिक करते हैं कि वो एक दूसरा हार्मोन रिलीज करे जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। इसी तरह जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन काइम स्टिमुलेट द ड्यूडिनल वॉल्स टू सेक्रेट अनदर हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए बोथ दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट पैनक्रियाज, वो पैनक्रियाज को मुतहर्रिक करते हैं टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, के वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करे, और गॉल ब्लैडर को मुतहर्रिक करते हैं कि वो जो उसने बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट किया हुआ है उस बाइल को जो है वो रिलीज करवाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमारा एक टॉपिक रह गया है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। देन हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।